आज का पहला क्वेश्चन है, दुमुला दर्रा कहाँ पे है। देखिए, अगर दुमुला दर्रा की बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो दुमुला दर्रा है, आप ये मान के चलिए कि दो देश इस पे, आप ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि दो देश इस पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि इंडिया का आधिपत्य है, लेकिन चाइना भी इस पे क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। तो यानी कि दो मूल, ठीक है, इसका दो मूल है। एक चाइना इस पे अधिपत्य करना चाहता है, और इंडिया के पास तो ऑब्वियस ही है ही। ठीक है, तो दुमुला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। एक प्रश्न पूछा जाता है, रुद्रप्रयाग किसका संगम है। देखिएगा, जो रुद्रप्रयाग है वो आपके अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम है। जब अलकनंदा नदी और ये मंदाकिनी नदी एक दूसरे से मिलती है तो ये कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अब याद कैसे करेंगे? रुद्र मतलब कि रौद्र रूप, यानी कि गुस्सा, और गुस्सा का अपोजिट होता है मंद। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। देखिएगा, अलकनंदा हर जगह कॉमन रहेगा। ठीक है, अलकनंदा हर जगह कॉमन रहेगा। तो रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। अच्छा, और भी देख लेते हैं ऑप्शन। जो कर्णप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा से कौन मिलती है? पिंडार। ठीक है, नाम से देखिएगा कर्ण है, कर्ण, इसमें भी टवर्ग न है और यहाँ पे भी टवर्ग न है। तो यहाँ इससे भी याद हो जाएगा कि अलकनंदा से अगर पिंडार मिलती है तो वो कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो दोनों याद हो जाएगा। उसके बाद आपके अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। देखिएगा, धौली गिरी एक पर्वत है, उसको विष्णु भगवान यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठा दी थी। ठीक है, तो इससे भी याद रखेंगे कि जो धौली गंगा है वो अगर अलकनंदा से मिलती है तो वो कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, इस तरह से हम उस स्टोरी से याद रखेंगे। और ये तो आपको पता ही रहता है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, तो जितने भी प्रयाग हैं उससे रिलेटेड जो मुहाना है कि कौन सी नदी कहाँ किससे मिलती है, कौन से प्रयाग में, वो सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो कहीं दिया रहेगा जयसिंह प्रथम या कहीं पुलकेशन प्रथम। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पुलकेशन प्रथम रहेगा तो पुलकेशन प्रथम ही टिक कीजिएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव मतलब एलिमेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी वाले एलिमेंट का ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होगा। तो उस रिस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसके बाद का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक निगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन सा है? क्लोरीन। तो उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी है। क्यों एफिनिटी उसकी ज़्यादा है? क्योंकि जो आपके फ्लोरीन है उसका साइज एक सेल कम है, जिसकी वजह से जो रिपल्सन फोर्स है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन की अपेक्षा, जिसकी वजह से क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज़्यादा है, लेकिन होना चाहिए फ्लोरीन के पास, लेकिन है एक्चुअल में क्लोरीन के पास। क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया कि जो रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो छोटा साइज होने की वजह से जो रिपल्सन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने की क्षमता इसकी कम जाती है फ्लोरीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय को किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी में नौकरी पाने का अवसर मिला? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी वहाँ इस कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या, पहले सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही नौकरी मिलती थी। ठीक है, लेकिन 1833 के जो अधिनियम आया उसके तहत भारतीय लोगों को भी उस कंपनी में नौकरी करने का अवसर मिला। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, नौकरी करने तभी जाते हैं या नौकरी तभी मिलती है जब 18 के बाद का एज हो। ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट आता था वो 20 वर्ष के बाद आता था, इससे पहले 1813 में आया था। अब जब देखिएगा 1813 में, यानी कि लास्ट में 13 वर्ष में कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है सरकार के अकॉर्डिंग। तो 18 में कर सकता है, तो 18 में कोई अधिनियम नहीं आया, तो यानी कि इसके बाद जो अधिनियम आएगा होगा उसी में नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि 33 में जो अधिनियम आया था उसके तहत भारतीय लोगों को भी नौकरी देने का प्रावधान किया गया, यानी कि अगर आप पास होते हैं तो आपको भी नौकरी कंपनी में मिल जाएगी। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न 3 तरह के पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन गठन कब हुआ? तो ये 27 में हुआ था, 1927 में। आया कब? 28 में। ठीक है,
जो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई, 29 में, और उस साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया, 30 में। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, 27 में बना जो साइमन कमीशन है उसका गठन हुआ, 28 में भारत आया, 29 में लाला जी चले गए, और 30 में होता ना कि लाला जी की मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कमेटी देखने आई थी उसका प्रॉपर रिपोर्ट कब सौंपी कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था और भी लागू होनी चाहिए, वो 30 में। ठीक है, इस तरह से क्रॉनिकली आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रिप्स योजना कब आई थी। देखिए क्रिप्स और चिप्स दो राइमिंग वर्ड है, तो यानी कि लास्ट में दो होंगे। ठीक है, 1942। कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाती है, 45, 42, 43 इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं, तब कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन आप याद रखें क्रिप्स चिप्स यानी कि दो वर्ड से मिलके ये राइमिंग बनाती है, तो लास्ट में दो रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य बताए गए। तो देखिएगा अभी मूल कर्तव्य 11 है, लेकिन जब ये 42वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था उस समय क्या थे, 10 ही थे, लेकिन बाद में एक जोड़ा गया जो कि आपको भी पता है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। छोटा सा सेशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।